13 अप्रैल 13 अप्रैल महज एक तारीख ही नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास में घटित होने वाले सबसे क्रूर जनसंहारों में से एक घटना है। 13 अप्रैल औपनिवेशिक काल की काली सच्चाई को बयां करता है। 13 अप्रैल भारतीय स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों की एक क्रूर घटना है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को घटित होने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो हमें आज़ादी की कीमत दिखाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दृश्य 365 पर। आज हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। दरअसल जलियांवाला जनसंहार कोई एकाएक घटित होने वाली दुर्घटना मात्र नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें प्रथम विश्व युद्ध में निहित हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चलता रहा। 4 साल से भी अधिक तक चलने वाले इस युद्ध ने उस समय की महाशक्तियों को बहुत क्षति पहुंचाई, जिसमें ब्रिटेन मुख्य था। साथ ही दुनिया भर में अब तक उपनिवेश के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन भी चलने लगे थे। इसी समय जब हम भारत की ओर देखते हैं तो गांधी जी भी 1917 में भारत वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, और आते ही उन्होंने अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण आंदोलन में तत्कालीन सरकार को झुका भी दिया था। और ऐसे में भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की इच्छाएं और अधिक गहरी होती जा रही थीं। स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होते जा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध से खोखली हो चुकी ब्रिटिश सरकार ऐसे में भारत को तो हाथों से नहीं जाने दे सकती थी। अतः ब्रिटेन सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिससे यह कहा गया कि आप भारत जाएं और वहां क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए किन प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है आप बताएं। कुछ दिनों बाद रॉलेट समिति ने ब्रिटिश सरकार को जो सिफारिशें सौंपी उसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट में यह कहा गया कि भारत में एक विशेष प्रकार का न्यायालय बनाया जाए, जिसमें हाई कोर्ट के 3 वकील होंगे और सिविल कोर्ट में माने जाने वाले साक्ष्य इस कोर्ट में मान्य नहीं होंगे। साथ ही इस न्यायालय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। दरअसल होता क्या था कि जब भारतीय न्यायालय क्रांतिकारियों के विरुद्ध कोई फैसला सुनाती थी, तो कुछ भारतीय वकील इस फैसले के विरुद्ध ब्रिटेन की अदालतों में अपील कर उन्हें वहां से छुड़ा लेते थे। ऐसे में इस एक्ट के माध्यम से यह अधिकार समाप्त कर दिया गया और इस एक्ट के माध्यम से पुलिस को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और बिना मुकदमा चलाए सजा देने का अधिकार मिल गया। इससे पुलिस मनमानी कर सकती थी। अतः रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा। अपने पूर्व के सफल आंदोलनों के चलते गांधी जी भी देश भर में लोकप्रिय हो चुके थे। उन्होंने भी देशव्यापी सत्याग्रह प्रस्तावित कर दिया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में सत्याग्रह की शुरुआत हुई, किंतु कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे कई शहरों में यह आंदोलन हिंसक हो गया। अमृतसर और लाहौर में तो यह हिंसा नियंत्रण के बाहर ही हो गई। अतः मजबूर होकर सरकार ने सेना का सहारा ले लिया। उस समय अमृतसर में आंदोलन का नेतृत्व सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल कर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेज दिया। इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को अमृतसर में एक हिंसक प्रदर्शन होने लगा, जिस पर पुलिस ने भी गोलियां चला दी, जिससे अमृतसर में काफ़ी तनाव फैल गया और प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। स्थिति को काबू रखने की जिम्मेदारी ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर को दे दी गई। जनरल डायर ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था। कर्फ्यू लगा होने के बावजूद लोग 13 अप्रैल को बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय मेला क्षेत्र जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे और स्थानीय नेताओं ने भी यहाँ पर विरोध सभा का आयोजन कर दिया। मेले के आयोजन के बीच ही विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। यह बैठक रॉलेट एक्ट के विरुद्ध तथा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में था। यह बैठक जहां चल रही थी वह स्थान
तीन ओर से पक्के मकानों से घिरा था और बीच में कुआं भी था। वहां आने का केवल एक रास्ता तथा जाने का भी वही रास्ता था। जब जनरल डायर को इस बैठक की सूचना मिली तो वह इसे अपनी और सरकार की अवहेलना मानकर गोरखा टुकड़ी लेकर वहां पहुंच गया और भागने के रास्ते को बंद करके बिना चेतावनी दिए फायर का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां लगातार चलती रहीं, जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। कई लोग भागना तो चाहते थे परंतु भागने का रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, पर उन्हें भी गोलियां मार दी गई। कुछ बचने के लिए कुएं में कूद पड़े, पर और लोगों के कूदने की वजह से वे दबकर मारे गए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मारे गए। बहुत से लोग मारे गए। महज 10 मिनट में ही लाशों के ढेर लग गए। यह दृश्य इतना भीषण था कि इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इस बर्बरता से लोग इतना डर गए थे कि उन लाशों को उठाने नहीं आए। पूरी रात लोग डरते हुए लालटेन लेकर अपने लोगों की लाश ढूंढते रहे। अप्रैल की गर्मी होने के कारण सुबह तक लाशों से बदबू आने लगे थे। लाशों को खाने के लिए सुबह तक आकाश में गिद्ध और कौवे मंडराने लगे। स्थानीय लोगों ने कई लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। पूरे शहर में इतना डर फैल गया कि जिंदा बचे घायल लोग डॉक्टर के पास नहीं गए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाए और सजा दी जाए। इस डर से कई लोगों ने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने तुरंत ही अपना सत्याग्रह रोक दिया तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए सभी सम्मान व पदक वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। पूरे देश में आक्रोश भराया। जब पूरी दुनिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड की न्यूज़ फैलने लगी तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव आने लगा। तब जनरल डायर को ब्रिटेन वापस बुला लिया गया और इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे हंटर कमीशन कहा गया। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक निंदनीय घटना तो बताया, परंतु मरने वाले लोगों की संख्या केवल 379 अर्थात 379 ही बताया, जबकि भारतीयों ने इस संख्या को 1000 से अधिक माना था। हंटर कमीशन ने डायर को दंड देने की कोई बात भी नहीं की। जनरल डायर के ऊपर जब हाउस ऑफ कॉमन में अर्थात ब्रिटेन की लोकसभा में डिबेट हुआ तो उसे केवल पदरिक्त कर दिया गया और कोई कठोर दंड नहीं दिया गया। परंतु जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स अर्थात ब्रिटेन की राज्यसभा में डिबेट हुआ तो जनरल डायर के कर्म को उचित माना गया, सराहा भी गया। 26,000 पाउंड इनाम के तौर पर देने की घोषणा भी हुई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इस निर्णय ने भारतीय क्रांतिकारियों को आक्रोश में भर दिया। इसी आक्रोश के चलते 20 साल 11 महीने बाद सरदार उधम सिंह जी ने, जो अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखते थे, लंदन जाकर 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया और इस वजह से 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह जी को फांसी की सजा दे दी गई। आज़ादी के बाद 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। जनरल डायर ने भले ही हिंदुस्तान को दुख का एक दौर दे दिया, परंतु उसके इसी कृत्य ने भारतीय स्वतंत्रता को और तीव्र बना दिया। इतिहासकार एपीजे टेलर के अनुसार जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। मेरे दोस्तों, भारत को आज़ाद करने में किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का हाथ नहीं था, बल्कि उस दौर में जन्म लेने वाले प्रत्येक भारतीय ने अपना योगदान दिया था। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान हम सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। मिल जाती हैं नदियाँ दिखाई नहीं देती, पर महासागर बनाने में योगदान सबका है। सब्सक्राइब करिए दृश्य 365। जुड़े रहिए अपने इतिहास के साथ। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। भारतीय होने का परिचय दें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में जलियांवाला बाग हत्याकांड को 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में केवल एक पैराग्राफ में ही स्थान मिल पाया है और उधम सिंह जी को केवल एक लाइन। रखिएगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में, इंतज़ार रहेगा आपका।